राधे राधे बेटा। आपकी सेकेंड ईयर का थर्ड यूनिट, उसको आज थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। राज्य का अन्य संगठनों के साथ संबंध, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें संगठन समझना होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या है? लोगों का संगठित समुदाय होता है। अभिप्राय कि ऐसे लोग जो मिलजुल कर एकता में रहते हैं, फिर एक साथ मिलकर काम करते हैं और किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। उद्देश्य मतलब एम। अब संगठन का है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल। अब ग्रुप ऑफ पीपल परिवार में भी आ जाता है, राज्य में भी ग्रुप है लोगों का। जो छोटी छोटी संस्थाएं रेड क्रॉस की हैं, या जो अपने लॉयन क्लब है, क्लब्स बने हैं, ये भी संस्थाएं हैं जो प्रयास करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेंटर बने हुए हैं, सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, एनजीओज हैं। ये सब क्या हैं? ये संगठन हैं जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर अगर हम समझें तो 3 चीज़ों की ज़रूरत, मुख्य तत्व 3 हुए। पहला, लोगों का समूह हुआ जो मिलजुल कर किसी एक उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। चाहे फिर उसमें परिवार क्या काम करता है? अपने अंदर आने वाले जो लोग हैं, जो ग्रुप है, जो सदस्य हैं, उनको खुश रखता है, उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है, कल्याण करता है। सेम ऐसे ही जितनी भी संस्थाएं हैं, उनका काम क्या है? लोगों को खुश करना, उन्हें सुविधाओं से परिपूरित करना, कल्याण करना उनका। और फिर ये सब क्या करते? तीसरा एलिमेंट क्या आ गया? एक साथ किया गया प्रयास। तो ये जो लोग होते हैं, इसके अंदर आने वाले, राज्य में आने वाले, या इन स्वास्थ्य जो भी क्लब्स बने हुए हैं उनमें आने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब मिलकर इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो कोई ना कोई एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना इनका लक्ष्य होता है। अब संगठन के जो गुड पॉइंट्स है, जिससे हम इनकी आपस में तुलना भी कर सकेंगे, तो संगठन क्या है? इसके अंदर सदस्यता, सिटीजनशिप ज़रूरी नहीं होती। चाहे राज्य है तो राज्य में तो है ना, नागरिकता ज़रूरी है, सिटीजनशिप ज़रूरी है, बट किसी भी संगठन में ये ज़रूरी नहीं है। संगठन जैसे हमारे हैं यूएनओ है, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया, संगठन क्षेत्रीय भी हो सकता है, यानी कि छोटे एरिया में, एक पर्टिकुलर रोहतक में, गांव में, या किसी एरिया में, किसी कॉलोनी में वो संगठन बन सकता है। एक घर के अंदर परिवार जब संगठन आ गया तो इसमें भी तो हो सकता है। तो संगठन क्षेत्रीय भी हो सकता है, राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। जैसे हमारा राज्य है वो इंटरनेशनल में आ जाता है, राष्ट्रीय के अंदर हमारी आ जाती है बीजेपी सरकार जो है, या जो क्रिकेट के क्लब हैं वो भी यूएनओ इंटरनेशनल लेवल पर आ गई। तो ये सारे क्या हैं? हमारे संगठन के ही पार्ट हैं। तो इनकी सदस्यता ज़रूरी नहीं होती है, हमें सदस्यता कि हम बीजेपी के सदस्य बने, इनकी ज़रूरी नहीं, लेकिन राज्य के सदस्य बनना ज़रूरी हो जाता है। इसी प्रकार क्षेत्र अनिवार्य नहीं है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। जैसे कि बाउंड्रीज, राज्य में तो बाउंड्री होती है बट इसमें नहीं होती। कोई आज इस बिल्डिंग में है तो कल किसी और बिल्डिंग में क्लब की स्थापना कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कहीं भी किसी एक जगह पे चौराहे पे खड़े होकर भी अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। इनका एक विशेष उद्देश्य भी होता है, क्योंकि एक विशेष उद्देश्य के लिए, एक एम के लिए कार्य करते हैं सभी मिलकर। फिर राज्य में तो कानूनों का बंधन होता है कि कोई ऐसा काम नहीं करेगा तो दंड मिलेगा, बट इसमें संगठन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर वो उसका परिवार का एक सदस्य नहीं कर पा रहा है, वो केवल पैसों से हेल्प कर पा रहा है, तो उसे दंड मिलेगा। दंड का कोई विधान नहीं है। ये मैंने अभी बता दिया संगठन वाले के बारे में कि छोटे एरिया में भी होता है और इंटरनेशनल लेवल तक भी जाता है। संप्रभुता नहीं है, राज्य में संप्रभुता है अपनी स्वतंत्र अपने कार्य करने की, लेकिन इसके ऊपर रोक टोक होती है, ये संप्रभु नहीं होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आती है। संगठन जितने भी हैं
राज्य के जो कितने कार्य होते हैं वो राज्य के कार्यों के अंदर उनकी हेल्प करते हैं, ये सहायता करते हैं संगठन। अब ये संगठन अब जब बताए हैं मैंने, जैसे संगठन एक समाज है, तो समाज को समुदाय भी कहते हैं। अब राज्य का इसके साथ क्या संबंध है, तो हम इन दोनों का कंपेयर करके चलेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्र के बारे में और फिर सरकार के बारे में डिफरेंस कर लेंगे। देखो, समाज या समुदाय क्या होता है? देश के लोगों का समूह होता है जिसमें कोई एक जाति, कोई धर्म, कोई विचार, इन सब चीज़ों के आधार पर कोई एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है। जैसे समुदाय में समूह होता है, तो जैसे सिख समुदाय हो गया, हिंदू समुदाय हो गया, अनुसूचित समुदाय हो गया, ब्राह्मण समुदाय हो गया, तो हम इनको समाज भी कहते हैं, ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज। तो इनके आधार पर जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ अपने विचारों से, धर्म से, जाति से, किसी से भी जुड़ जाएं, तो वो क्या कहलाता है? समुदाय। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के अंदर तो ये विभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भारत में तो अनेकों जाति, धर्म और विचार के लोग भी रहते हैं। तो हमारा जो भारत है, हम भारतीय समाज भी कहते हैं। अमेरिकन समाज कैसे, क्यों कहते हैं अमेरिकन समाज को? क्योंकि अमेरिका में वो एक भाषा से जुड़े हैं। तो मात्र एक जाति, धर्म, विचार ही नहीं, तो एक भाषा से जुड़े हुए लोग भी वो समुदाय ही कहलाएगा। तो अमेरिकन समाज भी होता है। तो अब पाकिस्तानी समाज में क्या है? मुस्लिम समाज बोलते हैं हम उसे। तो देश की संस्कृति से जुड़े लोगों का समूह होता है। जब कई समाज मिलकर एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, कई समाज जो होते हैं ये छोटे छोटे, जैसे ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज, ये समाज जब मिलकर एक बड़ा रूप धारण करते हो। अब आता है राज्य। राज्य को अब हम पहले भी जानते हैं, 4 तत्व होते हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी है। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता, अर्थात निर्णय लेने की स्वतंत्रता। यदि इन चारों में से कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक तत्व गायब हो जाता है तो वो राज्य नहीं कहलाता। जैसे हमारा भारत सन 1947 से पहले गुलाम था ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटेन का। ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटेन ने हमें अपना गुलाम बना रखा था। तो जितने भी प्रभुसत्ता के वो थे, निर्णय लेने की आज़ादी, निर्णय जो लेती थी वो ब्रिटिश सरकार लेती थी। इसलिए हमारा भारत 1947 से पहले राज्य नहीं था, बल्कि वो एक राष्ट्र था। अभी राष्ट्र के बारे में बताऊंगी। तो राष्ट्र की परिभाषा में भी यही आता है कि जब धर्म और जाति, संस्कृति के कारण जब एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा हो जाता है, एक विचारों के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो राष्ट्र कहलाते हैं। इस राष्ट्र के पास प्रभुसत्ता नहीं होती। इसलिए हमारा भारत 1947 से पहले राष्ट्र तो था लेकिन राज्य नहीं था। 47 के बाद जब हमारे प्रभुसत्ता का एक एलिमेंट इसमें जुड़ा तो हमारा भारत क्या बन गया? राज्य बन गया। तो भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, ये सब क्या हैं? ये राज्य कहलाते हैं। इन बड़े राज्यों की इकाइयों को भी हम कहीं कहीं राज्य कह देते हैं। जैसे हमारा हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन्हें भी हम कहीं ना कहीं हम राज्य बोल देते, स्टेट, हरियाणा स्टेट। जबकि हरियाणा स्टेट नहीं है। स्टेट तो उसे बोलते हैं जो ये 4 तत्वों को पूर्ण करता है, उस स्टेट उसे ही कहा जाता है। इसलिए ये जो है हमारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, ये संप्रभुता वाले गुण को नहीं फॉलो कर रहा है, उसमें नहीं है तत्व, तो इसे राज्य नहीं कहा जाएगा। ये एक इकाई है, राष्ट्रीय राज्य है।
और 1947 से पहले मैंने भी बताया कि ब्रिटिश स्टेट कहा जाता था भारत को भी, क्योंकि इसके ऊपर, भारत के ऊपर ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिश संप्रभुता थी। ये जो निर्णय लेने की ताकत थी, ये भारत की सारी निर्णय लेने की ताकत ब्रिटिश के पास थी, इसलिए इसे ब्रिटिश स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। अब हम समाज अर्थात समुदाय और राष्ट्र में डिफरेंस करते हैं। अब जो मैकावली हैं, रूसो है, ये समाज और राज्य में अंतर मानते ही नहीं। इनको लगता है कि समाज और राज्य एक चीज़ है। तो और जितने जो पुराने थे यूनान के दार्शनिक, पीछे करवाया था ना, सुकरात का शिष्य प्लेटो, उसका शिष्य अरस्तु, ये जो हैं ये इन दोनों में अंतर मानते हैं। तो जो भी अंतर है हम अपने आधार पे भी करते हैं कि क्या है, कि जो समाज की उत्पत्ति है, समाज पहले आया है और राज्य बाद में, क्योंकि समाज में किसका समूह होता है? लोगों का। तो लोग पहले आते हैं, लोगों को व्यवस्थित रूप से रखना, उन पर कुछ कानून, कुछ नियम बनाना, ये सब चीज़ें बाद में आई। तो राज्य का जो विकास है वो धीरे धीरे हुआ। अब ये समाज है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, लेकिन राज्य का, उसकी एक बाउंड्री होती है, क्योंकि उसका एक भूभाग होता है। तो ये जो बाउंड्री होती है, इसकी तो सीमा हो गई, लेकिन समाज की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, व्यापक होती है। जैसे भारत के लोग हैं, भारत की जो भारतीय हैं, अब वो भारतीय पढ़ने के लिए, रहने के लिए अमेरिका चले जाएं या कनाडा चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, जापान चले जाएं, तो ये भारतीयों का कल्चर वहाँ जाके बस गया। तो भारतीय केवल भारत में नहीं, दूसरे देशों में हो सकते हैं ना। तो समाज का क्षेत्र व्यापक होता है और राज्य का क्षेत्र एक लिमिटेड होता है। इसीलिए हम क्षेत्र के हिसाब से कह सकते हैं ये अनिश्चित क्षेत्र है, ये निश्चित क्षेत्र आ जाता है। फिर आता है समाज, जो हम परिभाषा एक और बताऊं आपको, यदि हम परिभाषाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं तो इनमें से भी अनेकों पॉइंट निकल सकते हैं। जैसे अभी ये हमने बोला कि बड़ा रूप हो गया, ये पॉइंट आ गया कि विस्तृत हो गया। फिर हमने बोला जाति धर्म के आधार पर, तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई एक ग्रुप है, फिर मिलकर किसी कल्याण कार्य करता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये जो लोग होते हैं सभ्यता, संस्कृति, धर्म, जाति, भाषा, रीति रिवाज, इन सब के आधार पर जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि हम इसको अध्ययन भी कह सकते हैं और जुड़े हुए भी कह सकते हैं। समाज में जब अध्ययन करेंगे तो इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, लेकिन राज्य में हम उन राजनीतिक की जो संस्थाएं हैं, संसद है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, बीजेपी है, लोकतंत्र है, जो भी है, राजतंत्र है, इन सब का अध्ययन करते हैं और ये इस चीज़ से जुड़े होते हैं। तो राज्य में ये चीज़ें होती हैं। समाज के पास प्रभुसत्ता नहीं होती, अभी मैंने क्लियर किया था, राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है और इसके पास नहीं होती। तो दोनों परिभाषाओं में ये डिफरेंस फिर क्लियर हो जाता है। तो इनके पास शक्ति नहीं है, इनके पास कानून बनाने की शक्ति, इसके पास प्रभुसत्ता नहीं है, इनके पास प्रभुसत्ता है। इनके पास दंड विधान नहीं है और इनके पास दंड विधान प्रक्रिया भी है। इसी प्रकार आगे हैं समाज जो होता है वो अपने आप से पैदा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, तो इसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने भी इसे बनाया नहीं, ये तो लोगों का समूह है, बट इसको लोगों ने ही बनाया है। लोग मिलकर संसद चुनाव, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, एक ग्रुप बीजेपी, कांग्रेस या क्लब, इनका जो चीज़ें, ये चीज़ें हम राज्य बनाता है। तो ये राज्य के जो चार तत्व है, चार तत्व बनाए जाते हैं, बाउंड्रीज भी होती हैं, लोग भी होते हैं, सरकार चुनी जाती है, फिर नियम बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन समुदाय बनाया नहीं जाता। फिर ये जो है एक साधन है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी लोगों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो इसके राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वो लोगों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होते हैं। तो ये एक साधन है, ये एक उद्देश्य है, अर्थात साध्य, इस लक्ष्य, एक तरह का लक्ष्य है ये, इसकी प्राप्ति के लिए ये कार्य करता है। संप्रभुता वाला मैंने बता दिया। तो फिर राज्य के जो कानून, दंड विधान है, वो सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है। समाज के पास, समाज के बिना, समाज की जो धर्म है, जाति, परंपराएं हैं, इन सब के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं है, लेकिन राज्य के बिना समाज का अस्तित्व हो सकता है। तो ये इनका डिफरेंस है। अब इसके उपरांत राज्य का
राज्य के बारे में काफ़ी डिटेल भी कर ली। अब राष्ट्र को समझ लेते हैं, फिर डिफरेंस इन दोनों का मैं करवा देती हूँ। राष्ट्र की परिभाषा अभी मैंने बताई थी कि जाति हो कोई एक समान धर्म को मानने वाले हों, भाषा को मानने वाले हों, संस्कृति को मानने वाले हों, एक जैसे विचारों को मानने वाले हों। वो लोगों का बड़ा जनसमूह जब विचारों का एक हो जाए, यानी एक ऐसा विशाल लोगों का समूह जो एक दूसरे को आपस में इन चीज़ों से जोड़े रखता है, बांधे रखता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है। अब राष्ट्र के और राज्य के बारे में डिफरेंस देखो। जैसे मैंने पीछे बताया था कि पहले विश्व युद्ध से पहले, विश्व युद्ध कह रही हूँ, हमारा जो भारत था 1947 से पहले राज्य नहीं था बल्कि वो राष्ट्र था 1947 से पहले। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पहले राज्य थे मगर राष्ट्र नहीं थे, क्योंकि प्रभुसत्ता का प्रभाव पड़ रहा था उन पर। वो क्या था? ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। पहले विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया जो था वो राज्य था, इसके पास चारों वो चीज़ तो थे, लेकिन वो धर्म भाषा के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। तो वो राज्य था, राष्ट्र नहीं था, क्योंकि इनके पास ना तो समान संस्कृति थी, ना समान धर्म थे, ना जाति थी, ऐसा इनके पास नहीं था। इसमें जो हमारा राज्य है इसमें वही 4 तत्वों का होना ज़रूरी है, मगर ये बिना तत्वों के कारण राष्ट्र बन सकता है। राज्य के बारे में हम जानते हैं, कानून होते हैं, मगर इसमें नहीं होते, क्योंकि जो राष्ट्र है, जो धर्म भाषा जो बोला है, तो विशेष शब्द आते हैं भावनाएं, इमोशंस। राष्ट्र हमेशा भावनाओं से और इमोशन से जुड़ा होता है। इधर से राज्य का जो है वो दबाव का तत्व होता है, दबाव से सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है, कुछ नियम भी होते हैं, अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो वो आपको दंड भी देंगे। मगर राष्ट्र में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये समान विरासत के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भारत में हमारी एक समान विरासत आती है। अब इसमें 4 तत्व हैं जो भूभाग, यहाँ पे है ना, ये पॉइंट अलग है कि यह दबाव के तत्व जुड़े होते हैं और यहाँ नहीं होते हैं। इसमें 4 तत्व हैं, हमारा भूभाग, हमारी जनसंख्या, हमारा सरकार, हमारे प्रभुसत्ता। लेकिन इसमें अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हमारी समान विरासत में हम अनेक धर्म भी लाए हैं, विचार भी लाए हैं, जाति भी लाए हैं, संस्कृति है, सभ्यता है। तो समान विरासत वाला जो लोग हैं वो है हमारे भारत में। समान भाषा वाला देश है अमेरिका, समान धर्म वाला देश है पाकिस्तान। तो ये इन आधारों पर जुड़ जाते हैं। इसके अलावा और है, राज्य बहुत बड़ा उसका एक बाउंड्री होती है, राष्ट्र की कम होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बंट सकता है, एक भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एशिया हमारा जो था, जिसे हम पहले USSR कहते थे। ये क्या था? इतना बड़ा था कि अनेक देश इसमें थे। ये आपस में धर्म और जाति इनके, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, तो इसके कारण ये हुआ क्या, इन्हीं विचारों के कारण, इन्हीं अलग अलग लोगों के कारण ये कई 100 भागों में बट गया। और ये जो देश था, 100 भागों बटा नहीं, 16 प्रकार के लोग रहते थे, लेकिन ये एशिया बटा 15 देशों के अंदर टूट गया। अब एक कोरिया देश आता है, जिस इस प्रकार सी बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर भी अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बट गए, क्योंकि अलग अलग विचारों के थे। इसी प्रकार हमारे जो, फिर भी कहा जाए अगर कि बटने के बावजूद भी अगर आइडियल माना जाए तो 3 देश आते हैं। एक आता है आइसलैंड पहला, दूसरा आता है जापान, तीसरा आता है नॉर्थ कोरिया, जो बिल्कुल अपने एक ही धर्म के आधार पर, एक ही, जो हमने राष्ट्र की परिभाषा लिखी है, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के आधार पर जुड़े होते हैं। तो वो ये यहाँ ये 3 वो एक सबसे बड़े आइडियल नेशन स्टेट कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न उठता है, क्या वर्तमान में ये परिभाषा सेट होती है? आई थिंक या वी थिंक कि हम ये कह सकते हैं कि आज वर्तमान में राष्ट्र की ये परिभाषा सही नहीं होती है, क्योंकि आज एक देश में एक ही प्रकार के लोग या एक ही धर्म के लोग नहीं रहते। आज विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और वो इमोशनली अटैच भी होते हैं।
तो अगर भावनाओं से, इमोशनली से हम किसी अदर विचारों वाले लोगों से जुड़ते हैं तो भी वो राष्ट्र माना जा सकता है। इसके उपरांत आता है सरकार का। अब सरकार, हम वैसे आपको पता है, फिर भी एक हल्की सी रीडिंग करते हैं कि सरकार क्या है? लोगों का समूह है जो एक राज्य को चलाने का काम करती है, राज्य की उन्नति के लिए काम करती है, राज्य के लिए नियम बनाती है, नियमों का निर्माण करती है, उनको लागू करती है, फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड भी देती है। ये सारा काम किसका है? सरकार का है। तो सरकार क्या है? कुछ लोगों का समूह है जो अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए अनेकों कार्य करती है। गवर्नर की परिभाषा भी आती है कि राज्य सरकार का आवश्यक अंग है। राज्य इसका अंग नहीं, सरकार इसका एक पार्ट है, एक यूनिट है इसकी। पर राज्य से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती सरकार, क्योंकि यह लोगों के द्वारा चुना हुआ समूह होता है जो राज्य के लिए कार्य करती है सरकार। अब डिफरेंस देखते हैं। जितने भी हमें अधिकार मिले हैं कानून बनाने का या जो हमारे संविधान में लिखा है, वो सारी पावर्स राज्य को मिली है, सरकार को नहीं मिली। सरकार तो उन पावर्स का यूज करती है, राज्य को पावर है वो। हमारा भारत को हम इसको समझें तो जैसे भारत को सारे अधिकार तो भारत को मिले हुए हैं। भारत को बोलते कि भारत एक पावरफुल स्टेट है, उसके भारत की सरकार को थोड़ी कहते कि लोकतंत्र एक पावरफुल सरकार है, या भारत का जो लोकतंत्र वो बहुत पावरफुल है, या अमेरिका का जो तानाशाही है, अधिनायकवाद है, वो पावरफुल है। नहीं, हम भारत को पावरफुल कहेंगे कि भारत स्टेट पावरफुल है, अमेरिका स्टेट पावरफुल है, रूस स्टेट पावरफुल है। तो जो पावर है वो राज्य को मिलती है, ना कि सरकार को। इसे संविधान से शक्तियां मिलती हैं, लेकिन राज्य को ये शक्तियां सरकार केवल उसका यूज करती है। राज्य का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, सरकार की बाउंड्रीज है, क्योंकि सरकार इसका एक यूनिट है। राज्य बहुत बड़ा है, क्योंकि राज्य के हमने अभी पढ़े हैं 4 तत्व: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। तो राज्य के तो पार्ट 4 हो गए, लेकिन सरकार क्या है? राज्य का सिर्फ एक पार्ट है, एक यूनिट है। तो ये व्यापक है और वो यूनिट आ जाती है। राज्य एक स्थायी है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन सरकार अस्थायी है क्योंकि ये हर 5 साल बाद बदल जाती है। किसी में और भी अपने अपने देशों में नियम होंगे, 5 साल का होगा, किसी में 3 साल का होगा, अलग अलग हैं। तो इसके राज्य के कहीं भी राज्य हों, चाहे भारत का हो, अमेरिका हो, रूस हो, उन सब के लिए चारों तत्वों का होना जरूरी है जो ये हैं। लेकिन इसके लिए सरकार के लिए अलग अलग देश में अलग अलग सरकार हो सकती है। जैसे हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली बोलते हैं। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है जिसमें तानाशाही आती है। ये संसदीय प्रणाली हमारे भारत में भी, ब्रिटेन में भी है, और तानाशाही अमेरिका में है। प्रभुसत्ता राज्य के पास होती है और सरकार क्या करती है? इस निर्णयों का यूज करती है, क्योंकि निर्णय का अधिकार तो है राज्य के पास, लेकिन निर्णय लेने का यूज जो करेगी वो सरकार करती है। इसी प्रकार राज्य का अगर विरोध कर दें, कोई व्यक्ति राज्य के विरोध में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना या कुछ और बोलना, अपमान करना, तो दंड विधान है, और उस व्यक्ति को अपने ही राज्य के खुफिया चीज़ों को दूसरे देश को देना, एक द्रोह करना, तो वो देशद्रोही कहलाएगा और दंड विधान भी है। लेकिन राज्य की तो हम रोज ही सरकार की तो हम हर रोज़ गाड़ियों में, ट्रेन्स में, बसेस में बैठ के सरकार की हम बुराइयां करते हैं कि उसने ये नियम गलत बनाया, ये चीज़ें नियम गलत बनाया, ये लोगों के साथ गलत किया है। तो हम बहुत ज़्यादा बुराइयां करते हैं, मगर इसके बुरा कहना, बुरा करना, तो इसमें दंड विधान नहीं आता है। तो राज्य का क्षेत्र स्थायी होता है, सरकार बदली जा सकती है। अर्थात एक जैसे राज्य है हमारा, उसकी बाउंड्रीज निश्चित हैं, मगर उसकी राजधानी, यहाँ मैं राजधानी क्षेत्र की बात कर रही हूँ, राजधानी से बात कर रही हूँ। आज भारत की राजधानी दिल्ली में है, लेकिन ये बदली जा सकती है। दिल्ली से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं भी कर सकते हैं,
प्राचीन हमारे जो देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी तो थी। पहले कलकत्ता राजधानी थी, फिर दिल्ली आ गई। तो ये राजधानियाँ बदली जा सकती हैं, मगर इसमें ऐसा सरकार राज्य में ऐसा नहीं होता है। ये सारा इसका टॉपिक मैंने पूरी जो थर्ड यूनिट है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर दिया है। आई थिंक समझ में आ गया हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, फिर मैं दोबारा रिपीट कुछ पॉइंट को क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। ये सेकंड पेज है, ये इसका फर्स्ट पेज है। राधे राधे।